अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग FIA एक्ट 1974 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि FIA में 1394 सीट्स नई आई हैं, जो कि मुख्तलिफ कैडर में है। उसमें असिस्टेंट की सीट्स भी हैं, उसमें सब इंस्पेक्टर भी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी है, UDC LDC भी है और स्टेनो की जॉब्स भी हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग FIA में जॉब करना चाहते हैं, या जो लोग जो है वो फोर्सेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं या बेल्ट फोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वो लोग जो है वो लाजमी इसमें अप्लाई करें। अच्छा, ये जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो भी जॉब है उसके अंदर जो एक्ट है उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये तमाम जॉब्स के अंदर इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे, आपके टेस्ट में भी इसके बारे में सवालात होंगे और आपसे आपके इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछा जाएगा। और बहुत ही छोटा सा एक्ट है, ठीक है, सिर्फ 10 सेक्शन है और सबसे छोटा एक्ट है। मेरा ख्याल है कि और किसी भी इदारे का इतना छोटा एक्ट नहीं है। ठीक है जी, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है जी इसका? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। अच्छा, इसमें सवाल बाज का ये भी आ जाता है, वहां लिखा होता है फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। ठीक है, फेडरल इंक्वायरी अथॉरिटी या इंक्वायरी एजेंसी, इस तरह से तीन चार ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से आपने एक राइट वन जो है उसको चूज करना होता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे इसको फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कर देते हैं, तो आपने ये याद रखना है कि ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी नहीं है बल्कि एजेंसी है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है इसका दूसरा नाम है एक्ट 8 ऑफ 1975। असल में इसका जो ड्राफ्ट है वो 1974 में बना था, लेकिन ये पास कब हुआ है? 1975 में। ठीक है, किसने बनाया था FIA को? इस्टेब्लिश्ड बाय जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो है वो इसको 1974 में इस्टेब्लिश किया, यानी 1974 में जो है वो इस पे काम शुरू हुआ और 1975 में जो है फाइनली ये इदारा बन गया। इससे पहले क्या था जी? इससे पहले जो है ये स्पेशल पुलिस के नाम से जाना जाता, और ये कब बनाया गया था? 1948। स्पेशल पुलिस का जो है वो एक खास तौर पे एक अलग से लॉ था, स्पेशल पुलिस एक्ट के नाम से। इसी तरह से प्रोविंशियल पुलिस बनाई गई थी। प्रोविंशियल पुलिस जो है वो 1962 में बनी, अयूब खान के दौर में। और उन्होंने क्या किया, स्पेशल पुलिस को इस प्रोविंशियल पुलिस में जम कर दिया। अगर हम देखेंगे इसके टोटल सेक्शंस कितने हैं, तो सेक्शंस हैं टोटल 10। और शेड्यूल कितने हैं? तो शेड्यूल है बच्चों इसका सिर्फ एक शेड्यूल। ठीक है, ये सवालात आपसे पूछे जाने हैं, यही वो सवाल है जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि FIA इस्टेब्लिश कब हुई, 1974 में, 1975 में, तो क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा 1975। और अगर ये पूछा जाए कि इसका एक्ट कौन सा है, तो आप यही बताएंगे FIA एक्ट 1974। एक्ट जो है वो 1974 का है, लेकिन ये स्टैब्लिश हुई है 1975 में। अब करंट DG के बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है यहाँ से, इसका करंट DG कौन है? तो अगर आपको याद हो तो डॉक्टर उस्मान अनवर, जो कि एक्स IG पंजाब है, एक्स IG पंजाब। ठीक है, ये आजकल जो है वो इसके DG हैं। अच्छा, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट DG कौन था? ये तो करंट है। फर्स्ट DG कौन था जी? फर्स्ट DG था इसका MY औरंगजेब। तो ये भी सवाल काफी दफा पूछा जा चुका है, तो आपने याद रखना है इसे। अच्छा, एक और सवाल इससे रिलेटेड कि प्रेसिडेंट ने कब साइन किया? ठीक है, साइन बाय प्रेसिडेंट। तो बेटा ये 13 जनवरी 1975 है। अच्छा, बाज़ का ऐसा होता है कि कानून पे काम जो है वो एक साल में शुरू होता है और वो कानून जो है वो मुकम्मल कानून की हैसियत इख्तियार करता है अगले साल में। बिल्कुल इस तरह इसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि 1974 में इसका ड्राफ्ट बना। ठीक है, कानून का जो है ना पहले एक रफ ड्राफ्ट बनता है, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ कमेटियां बनी होती हैं, उनमें उसके ऊपर बहस होती है, उसमें तब्दीली होती है, फिर वो कौमी असम्बली से पास होता है, फिर वो सेनेट में चला जाता है, वहां से पास होता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, प्रेसिडेंट उस पर अपने सिग्नेचर करता है, और उसके बाद क्या है, उसकी गजट में उसकी पब्लिकेशन होती है। ठीक है, गजट नोटिफिकेशन होता है। अच्छा, गजट नोटिफिकेशन कब हुआ? गजट नोटिफिकेशन इसकी डेट है 17 जनवरी 1975। और कुछ दफा जो है वो इसका मोटो भी पूछा गया है, यानी इनका एम क्या है, मोटो क्या है? ये है ट्रुथ एंड ऑनेस्ट, ट्रुथ एंड ऑनेस्ट। तो ये भी आपने याद रखना है, बाज़ बात ये भी पूछ लेते हैं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, जो बच्चे हमारी कोचिंग क्लासेस या प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो वो इस नंबर पे एडमिन से राब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हमारे जूम लेक्चर्स भी होंगे, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको देंगे, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, हम आपके टेस्ट भी लेंगे और एग्जाम तक जो है वो आपको इस काबिल कर देंगे कि आप इजीली ये टेस्ट पास कर जाएं। तो अगर जो कोई बच्चा हमारी प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहा है, तो वो जरूर जो है वो इसे राब्ता कर सकता है। अच्छा, होता ही है कि बच्चे क्लासेस ज्वाइन करने की बजाय खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि हमें क्लास के एनवायरनमेंट में पढ़ने की आदत होती है, हमें जो है वो किसी इदारे के साथ मुंसलिक होकर पढ़ने की बचपन से आदत होती है, तो हम उस पंक्चुअलिटी के साथ और उस कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जो है वो या तो एग्जाम में अपीयर होते हैं और फेल हो जाते हैं, या बहुत सारे बच्चे, आप में से 50% बच्चे जो अप्लाई करने वाले हैं वो ऐसे होंगे जो एग्जाम में अपीयर ही नहीं होंगे। और उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि उन्होंने तैयारी नहीं की होती। तो अगर आप वाकई तैयारी करने में सीरियस हैं
तो आप जो है वो किसी ना किसी इदारे के साथ मुंसलिक हो जाएं। आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है वो सिर्फ यही वाला इदारा ज्वाइन करें, बाकी सारे भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी इदारे के साथ मुंसलिक हो जाएं, किसी एकेडमी के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक हो जाएं, वो एटलीस्ट आपको पंक्चुअल कर देंगे, आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, आपके डेली टेस्ट लेंगे, यही जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। बाकी यहाँ चीजें इतनी ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे मुश्किल ये होता है अपने आप को डिसिप्लिन करना। नेक्स्ट जी हमारे पास इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, इसके बारे में भी बाजू का सवाल पूछ लिया जाता है। हिस्ट्री में ये है कि सबसे पहले स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बनी, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिश, ये बनी 1942 में, यानी अंग्रेज दौर में। इसका पर्पस ये था कि उस जमाने में कुछ असला वगैरह उन्होंने हमें दिया था, यानी बड़े सगीर को दिया था, और उसमें कोई खुर्द बुर्द वगैरह थी और इस तरह की चीजें थी, और उनको रोकने के लिए और बाकी जो जराइम है उनकी रोकथाम के लिए स्पेशल पुलिस एडजस्टमेंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो यहाँ पर डिवेलप की गई। इसके बाद जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने इसका जो है वो यही नाम रख, यानी पाकिस्तान पुलिस, सिर्फ इसके सामने पाकिस्तान लगा दिया, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। और ये 1948 में जो है वो इसका एक्ट पास किया गया और इसको पाकिस्तान की पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बना लिया गया। इंडिया में भी है ये, इंडिया ने इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। हमारे पास जो है वो ये पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के नाम से ये इदारा चलता रहा। फिर इसी इदारे को बाद में 1974 में एफआईए के नाम से एक नया इदारा बना दिया गया। एफआईए का एक्ट बनाया गया, उसमें इसके लोग जो है उनको ऐड कर दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा मजीद नई हायरिंग्स भी की गई, और उस वक्त से लेके फ्रॉम नाउ एंड ऑनवर्ड्स ये इदारा जो है वो एफआईए के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर आप लोग जो है वो आज अप्लाई कर रहे हैं। तो ये था जी इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके अलावा जो है वो बाज़ का ये सवाल भी पूछ लेते हैं कि जो करंट डीजी हैं इन्होंने कब ज्वाइन किया। ये जो करंट डीजी हैं यानी डॉक्टर उस्मान अनवर है, डॉक्टर उस्मान ने कब ज्वाइन किया एज ए डीजी, तो ये 3 फरवरी 2026, ठीक है। ये डेट आपने याद रखनी है, बाज़ ये भी पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी वो तमाम इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको जरूरी हैं इस एक्ट के बारे में जाननी, ठीक है। और ये देखें, ये यहाँ पर भी ये डेट लिखी हुई है, गजट ऑफ पाकिस्तान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 1 17 जनवरी 1975। इसका मतलब है कि गजट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह से पंजाब का गजट होता है इस तरह से पाकिस्तान का गजट भी है, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो ये जितने भी लॉ बनते हैं, जितने भी नोटिफिकेशन निकलते हैं, जितने भी ऑफिसर हायर होते हैं, उन सब की जो नोटिफिकेशन है वो इस गजट के अंदर होता है। ये गवर्नमेंट का रिसाला समझ। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब हुआ, 1975 में, जब आप कल को ग्रेड 17 के ऑफिसर बनेंगे, BPS 7, चाहे वो आप पंजाब में हो, सिंध में हो, केपी में हो, बलोचिस्तान में हो, या फिर आप विफाक में हो, तो आपका नोटिफिकेशन, आपकी जॉब का नोटिफिकेशन भी इसी गजट के अंदर होगा, ठीक है। अगर आप विफाक के अंडर हैं तो फिर गजट ऑफ पाकिस्तान में होगा, अगर आप किसी सूबे में हैं तो उस सूबे का जो गजट है उसमें होगा। और उसके बाद आपको गजेटेड ऑफिसर कहा जाएगा। अब गजेटेड ऑफिसर क्यों कहते हैं, जिसकी जॉब का नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल गजट में हुआ है, वो गजेटेड ऑफिसर है। तो आज आपको जो है वो इसका भी पता लग गया कि गजेटेड ऑफिसर होता क्या है, ठीक है। तो इसमें ये देखें जी, इस लॉ का जो है वो इंट्रोडक्शन आपको मैं बता देता हूँ, हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आज। आज सिर्फ जो है वो मैंने आपको इसका तारुफ देना है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी एक एक्ट है जो कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पास किया गया। और ये जो होता है इसको प्रियम्बल कहा जाता है, ठीक है। प्रियम्बल जो है वो तारुफ होता है। वेयर एज इट इज एक्सपीरियंस टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी for the investigation of certain offences committed in connection with matters concerning with the federal government and the matter concerned therewith, it is hereby enacted as follows। यानी फेडरल गवर्नमेंट और उससे रिलेटेड जितने भी इदारे हैं उन सब के ऊपर। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये प्रोविंसेस के अंदर एफआईए जो है वो फाल नहीं है, या प्रोविंसेस के अंदर ये इफेक्टिव नहीं है। ये पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर इसका लागू होता है, ठीक है, कानून। इवन कि अगर वो शहरी आउटसाइड द कंट्री भी मौजूद है, यानी अगर वो शहरी जो है वो पाकिस्तान का है और वो इस वक्त यूएई में रह रहा है, ठीक है, तो फिर भी ये जो कानून है एफआईए का वो उसके ऊपर लागू होगा, ठीक है। तो ये आपने जेहन में रखना है। इसके बाद हम इसको जो है वो जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो मैं आपको जरा बता दूं कि इसके सेक्शंस कौन कौन से हैं। जैसे पहला सेक्शन होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट का। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है इसका नाम क्या है। एक्सटेंट का मतलब ये है कि ये कहाँ तक जो है वो इसका जो है वो एरिया ऑफ कंट्रोल है, कहाँ कहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। तो उसने कहा इट एक्सटेंड्स टू दी होल पाकिस्तान, यानी ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ही है, ठीक है। और ऑल दी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट है चाहे वो सिविल सर्वेंट है, सबके ऊपर ये लागू होता है, ठीक है। और इसकी कमेंसमेंट कब होगी, उसने कहा है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, एक ही बार जो है वो हर जगह पे इंप्लीमेंट हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, आपने कुछ लॉज देखे होंगे, उसमें लिखा होता है कि एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज, यानी ये ट्राइबल एरियाज के अंदर इंप्लीमेंट नहीं है, या कुछ और इदारे जो है उनको उन्होंने इससे किसी भी कानून से मुस्तस्ना करार दिया होता है। अगर आप पंजाब के अंदर हैं
और लैंड रेवेन्यू लॉज आपने देखे हैं तो वहां पे अक्सर ट्राइबल एरियाज का जो है वर्ड उसमें ऐड किया जाता है कि ट्राइबल एरियाज इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। उसके लिए सेपरेट जो है वो लॉज बनाए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो जब इसका गजट नोटिफिकेशन हो गया तो इसका मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में ये लागू हो गया। अच्छा, ये भी सवाल आ जाता है कि ये कानून कब लागू हुआ, जब उसको असेंबली ने पास किया, जब सदर ने इस पे साइन किए, या जब इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ। तो भाई जब इसका गजट नोटिफिकेशन हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो लागू हो गया। इसके बाद जो अगला सेक्शन होता है ना हर लॉ के अंदर, दूसरा सेक्शन, मोस्टली अगर आप पाकिस्तान में जितने भी लॉज देखेंगे तो वो मोस्टली डेफिनेशंस होती हैं। डेफिनेशंस का मतलब क्या होता है कि इस लॉ के अंदर जो जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होंगी उसका क्या मतलब होगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजेंसी का होता है। इसके अंदर चौथा सेक्शन क्या है, सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी, ठीक है। पांचवा सेक्शन क्या है, पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एजेंसी, इसके जो मेंबर्स हैं उनकी क्या पावर्स हैं। अच्छा, पांचवे में 5A भी है, सर्टेन ऑफेंसेस ऑफ द एजेंसी डीम टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ठीक है। ऑफेंसेस जो है वो कौन कौन से हैं, पावर टू अमेंड द स्केड्यूल, स्केड्यूल को अमेंड करने की पावर जो है वो भी दी गई है, ये छठा सेक्शन है। सातवां सेक्शन है डेलीगेशन ऑफ पावर्स, आठवां इंडेमनिटी से रिलेटेड है, नौवां जो है वो पावर टू मेक रूल्स है, और दसवां जो है वो रिपील है, यानी इससे पहले जो जो लॉज थे उनको रिपील किया गया उसकी डिटेल है। इसके बाद आ जाता है जी इसका स्केड्यूल, और इसके स्केड्यूल में आ जाते हैं बहुत सारे लॉज, ठीक है। और उसके बाद अथॉरिटी है, ये क्या होती है, इसका क्या पर्पज होता है, ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह हम लोग जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज जो बताने वाली है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एक्ट क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो ये कैसे डिफरेंस है, इसमें रूल्स क्या होते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको आईने पाकिस्तान कहा जाता है, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उस कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ एक्ट्स बनाते हैं, एक्ट्स और ऑर्डिनेंस। अच्छा, एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फर्क है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो एक मुकम्मल ढांचा होता है, ठीक है। वो एक ऐसा कानून होता है जो कि जनरल नेचर का होता है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी होती, इसमें ये नहीं बताया होता कि इसमें FIA का इदारा भी बनाया जाना है और उसके अंदर जो है वो ये पावर्स होंगी, ये उसकी डेफिनेशंस होगी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जनरल नेचर का होता है, ठीक है। वहां पे लिखा होगा कि स्टेट रिलीजन क्या है, सदर की जो है वो एज कितनी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की एज कितनी होनी चाहिए, MNA MPA जो है उनका रिलीजन क्या होना चाहिए, उनकी एज मिनिमम मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो ये इस तरह की जनरल चीजें लिखी होती हैं। लेकिन जो एक्ट होता है वो ज्यादा डिटेल्ड होता है, और एक्ट जो है उसका जो एरिया ऑफ कंट्रोल है, उसका जो स्कोप है वो बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने FIA बनाया उसके लिए एक्ट होगा। अगर आप विफाक के हिसाब से बात करें तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है इस्लामाबाद में, CDA, उसके लिए अलहदा से उसका एक्ट या ऑर्डिनेंस होगा। तो यानी इसका जो एरिया ऑफ कंट्रोल है एक्ट का वो बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। यानी ये किसी खास पर्पस के लिए या किसी खास इदारे के लिए वो एक्ट पास किया जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे मुल्क के ऊपर लागू होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फर्क है। एक्ट का मतलब ये है कि अगर अगर पार्लियामेंट या असेंबली, अगर विफाक का है तो पार्लियामेंट करेगी, जारी बात है, और अगर किसी सूबे का है तो उस सूबे की जो असेंबली है वो सबसे पहले क्या करेगी, इसके ऊपर वोटिंग कराएगी, ठीक है। और उसके बाद वो चला जाएगा वजीर सॉरी अगर 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 विफाक है तो उसके बाद वो सेनेट में चला जाएगा, सेनेट के बाद वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट उसमें सिग्नेचर करेगा और वो लागू हो जाएगा। अगर आप पंजाब की बात करें या सिंध की बात करें या KP बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पे क्या होगा कि जो सूबाई असेंबली है वो उसको पास करेगी और उसके बाद गवर्नर के पास भेज देगी, ठीक है। और गवर्नर जब उस पर साइन करेगा तो वो कानून की हैसियत इख्तियार कर जाएगा, उसके बाद उसका गजट नोटिफिकेशन होगा और वो लागू हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक्ट। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है, बाज़ का कैसा होता है कि असेंबली जो है, मिसाल के तौर पे मैं पंजाब असेंबली की मिसाल दे देता हूँ कि असेंबली जो है उसका कोई सेशन नहीं हो रहा, ठीक है। और हमें इमीडिएटली किसी कानून की जरूरत पड़ गई है, तो हमारे पास उसके बारे में कानून नहीं है, कोई हंगामी सूरत हाल है, लोगों ने होर्डिंग करना शुरू कर दिया है, जखीरा अंदोजी शुरू हो गई है, और उसको रोकने के लिए फौरी कानून साजी की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पंजाब की बात करें तो गवर्नर के पास ये पावर है, और बाकी सारे प्रोविंसेस में भी गवर्नर जो है वो क्या कर सकता है, एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है अपने सिग्नेचर से। लेकिन इसकी जो एज होगी वो 120 डेज होगी, यानी 120 दिन के अंदर अंदर अगर असेंबली इसको अप्रूव कर देती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा खुद ब खुद। यानी इसकी जो वैलिडिटी है वो 120 डेज है बस। लेकिन ये जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में होता है, यानी इस सिचुएशन में होता है जब मुल्क के अंदर जो है वो कोई हंगामी सूरत हाल है, असेंबली का इजलास नहीं हो रहा, असेंबली का इजलास बुलवाना भी मुश्किल जारी बात है। असेंबली का इजलास बुलाने के लिए पूरे सूबे से जो लोग हैं वो उन्होंने आके लाहौर में इकट्ठे होना है और वहां पे उसके बाद उसका इजलास होना है, उस पर वोटिंग होनी है।
तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते हैं, अगर असेंबली इन सेशन नहीं है तो वो फिर गवर्नर से ऑर्डिनेंस साइन करवा लेते हैं, लेकिन इस ऑर्डिनेंस को भी बाद में चेंज करवाना होता है। इस ऑर्डिनेंस को क्या करवाना होता है, असेंबली से वेट करवाना होता है, ठीक है, 120 डेज के अंदर अंदर। अगर ना करवाएं तो ये खत्म हो जाता है। अच्छा, एक और मजेदार बात ये है कि अगर कोई कानून जो है वो ऑर्डिनेंस के जरिए बना है तो उसके नाम में वो ऑर्डिनेंस ही रहता है। जैसे कंपनीज ऑर्डिनेंस था 1984 का, तो वो उसको बाद में अगर वो असेंबली से अप्रूव भी हो जाए तो उसको एक्ट का नाम नहीं दिया जाता, बल्कि वो ऑर्डिनेंस ही रहता है। और वो ये इससे ये पता लगता रहता है कि ये जो कानून है ये ऑर्डिनेंस की फॉर्म में जो है वो लागू किया गया था, उसके बाद फिर इसको असेंबली ने अप्रूव किया। तो ये था जी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑर्डिनेंस का फर्क। इसके बाद आ जाते हैं रूल्स। अच्छा, अगर आप गौर करें तो इस एक्ट के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा कि सब इंस्पेक्टर की क्या पावर्स हैं, एएसआई की क्या पावर्स हैं, ठीक है, यूडीसी, एलडीसी, ठीक है, इन्होंने क्या काम करना है, असिस्टेंट जो है वो क्या काम करेगा, ठीक है। इतनी डिटेल तो आपको मिल ही नहीं रही। तो ये डिटेल कहाँ पे होगी, ये इसके बाद इदारा जो है वो रूल्स बनाएगा, उसके अंदर ये डिटेल होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इदारा जो है वो रूल्स बनाएगा। अगर आपने देखा हो, अगर आपको याद हो, तो अभी हमने एक सेक्शन पढ़ा था इसका जिसमें उन्होंने बताया था कि पावर टू मेक रूल्स फॉर द एजेंसी। ये देखें सेक्शन 9 है। अगर आप ये देखें तो ये इसका मतलब ये है कि इन्होंने इस एक्ट के तहत एजेंसी को ये पावर दी है, इख्तियारात दिए हैं कि वो अपने चाहे तो रूल्स भी बना सकती है, ठीक है। और ये हर इदारे के पास जो है ये इख्तियारात होते हैं, तो उसने अपने रूल्स बनाने होते हैं। अदरवाइज जो है इदारा आप चला नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्ट के अंदर इतनी सारी डिटेल नहीं होती है। तो रूल्स जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड होते हैं, एक्ट जो है वो उससे कम डिटेल्ड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल उसमें कम डिटेल होती है, ठीक है। बिल्कुल जो है वो एक बुनियादी ढांचा होता है, एक बुनियादी खाका होता है कि ये मुल्क जो है वो इस तरह से चलाया जाए। तो ये था जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 का एक तारुफ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और अभी दोबारा जो है वो मैं अनाउंस कर देता हूँ कि जो बच्चे हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो हमारा सेशन जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप हमारा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा एडमिन वाला नंबर है, इस पे आप राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, इसमें जो है वो आपकी जूम क्लासेस होंगी, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, और इसमें आपके टेस्ट भी होंगे, ठीक है। और इसमें हम आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप जब इसका टेस्ट हो तो आप वहां पर शर्मिंदा ना बैठे हो, या वहां पे आप परेशान ना बैठे हो, आप उसको पास करने के काबिल हो। उसकी वजह यह है कि अब 2,000 रुपया आप एक सीट के लिए जो है वो खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसकी तैयारी नहीं करते तो वो सारे पैसे जाए हैं। अगर एक बच्चा 3 सीट्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने 6,000 रुपया तो खर्च किया है ना, लेकिन वहां पे, लेकिन आप जब तैयारी की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे इस पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि सारे पैसे उनके जाया हो जाते हैं। तो बच्चों, ये यहाँ पे सैलरीज बहुत अच्छी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट कर लेंगे तो आप एक बहुत अच्छी जॉब एक्वायर कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।